हो गया। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है और हम लोग कल पढ़ रहे थे सोडियम पोटेशियम पंपिंग के बारे में। ठीक है, मैं भी हम लोग यही पढ़ रहे थे सोडियम पोटेशियम पंपिंग के बारे में। हाँ, तो हमने देखा कि सोडियम अगर एटीपी हमारा डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कम मिलेगा। अगर हमारा ऑक्सीजन बॉडी में कम मिल रहा है तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम होगा तो रेस्पिरेशन कम होगा। ठीक है, अब जब एटीपी कम मिलेगी तो हमारा एनर्जी न मिलेगा, और जब एनर्जी न मिलेगा तो हमारा सोडियम पोटेशियम चैनल वर्क न करेगा। जब हमारा पोटेशियम और सोडियम चैनल वर्क न करेगा तो हमारा सोडियम अंदर इकट्ठा होने लगेगा, पोटेशियम बाहर इकट्ठा होने लगेगा। जब हमारा सोडियम अंदर इकट्ठा हो रहा है सेल के अंदर, तो हमारे जैसे ही सेल के अंदर इकट्ठा होगा तो पानी निकलने लगेगा, सेल में पानी आएगा, पानी से भर जाएगा। तो जैसे ही हमारा सेल में पानी भर रहा है तो हमारा सेल में क्या हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है। सेल में हमारा स्वेलिंग आ रहा है। तो इसमें दो चीज़ है, मैंने बताया था, एक चैनल होता है और एक क्या होता है, पंप होता है। तो पंप में हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और चैनल में हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पंप में हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और क्या होती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक चीज़ और, सोडियम और पोटेशियम को अंदर बाहर और ले जाने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। क्यों? जब एनर्जी की, जबकि अब एनर्जी लग रहा है ना, चैनल के थ्रू जा रहा है, तो सोडियम और पोटेशियम को अंदर बाहर ले जाने के लिए एटीपी की आवश्यकता लगती है। अगर एटीपी ना बनेगा तो हमारा सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर ले जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर हमारा सोडियम हमारे सेल के अंदर ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बीपी भी हमारा हाई हो जाएगा, बीपी का प्रेशर हाई हो जाएगा। अब इसी में बताए थे आपको रेस्पिरेशन, कैसे हमारा ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से टूट कर हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस से हमारा क्या होता है, साइटोसिस होता है, फिर कर्व साइकिल, फिर ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, टूट रही हैं। जहाँ हमारे सेल में जब ग्लूकोज से ग्लूकोलाइसिस होगा तो ये सब टूटेंगे को प्रोसेस, तो एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज टूटने लगे तो हमारा लैक्टिक एसिड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अगर हमारे सेल में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होने लगी तो सेल में पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि लैक्टिक एसिड से ही हमारा एसीटोज बनेगा, और वही एसीटोज हमारा किसको हार्मफुल करेगा, डीएनए को। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे सेल के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो सेल में पेन करेगा, और लैक्टिक एसिड जो हमारा ब्रेक डाउन करेगा, डिक्रीज करेगा, तो हमारा क्या होगा, लैक्टिक एसिड डिक्रीज करेगा तो एसिडोज बनेगा। और एसिडोज हमारा किस चीज़ में होगा, हमारा किस चीज़ को डैमेज करेगा, डीएनए को डैमेज करेगा। तो कैसे डीएनए को डैमेज कर रहा है, देखिए डीएनए पंपिंग होगा। जैसे ये हमारा डीएनए है, अब इतना बड़ा जो डीएनए है, अब ये हमारा सिकुड़ जाएगा, पंपिंग हो सकता है सिकुड़ना, इस आकार से इस आकार में ला देगा, इसको डीएनए क्लम्पिंग। तो ये सारा ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये चीज़ें देखनी है स्टेप वाइज स्टेप। अब ये सारी चीज़ें पंपिंग के बाद होता है। हमने सोडियम पंपिंग पढ़ लिया, अब हमारा एक और पंपिंग आता है, दो पंपिंग पढ़ते हैं, कैल्शियम पंपिंग। हाँ, तो एक आते हैं, हमारा नेक्स्ट है कैल्शियम पंपिंग। लेकिन हम कैल्शियम पंपिंग से बताने से पहले मैं आपको बताया था डीएनए क्लैंपिंग के बारे में। तो एक लाइन में बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देकर। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, अगर हम एक्सेस अमाउंट में जिम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स पेन करने लगते हैं। तो हमारे जब मसल्स पेन करेंगे तो सेल की ही वजह से, तो हमारे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सेल में एटीपी की आवश्यकता अधिक होगी, एनर्जी की आवश्यकता और अधिक होगी। और जब एटीपी की आवश्यकता बनेगी तो एटीपी किस चीज़ से बनेगी, ऑक्सीजन से बनेगी, रेस्पिरेशन होकर ही ऑक्सीजन से बनेगी, और वहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक यूज करता है। तो हमारे बॉडी में पेन करने लगेगा तो लैक्टिक एसिड की हमारे क्या होने लगेगी, फॉर्मेशन होने लगेगी।
हमारा जितना ग्लूकोज टूटने, अगर हम ऐसे एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं, खूब पेन हो रहा है, अगर हम लगातार करने लगे तो हमारी सेल डेट हो जाएगी, डैमेज कर देगी। अगर वहीं पे आराम कर लिए, जैसे हम खूब दौड़ रहे हैं, मेरे सीने में दर्द हो गई, सांस फूलने लगा, वहीं पर रुक जाते हैं तो ठीक होते हैं। अगर लगातार हम दौड़ने लगे, लगातार चलने लगे, तो वो हो सकता है कि वो सेल डैमेज हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, बहुत सारी वो प्रॉब्लम होने लगती है, बेहोश होकर गिर जाए। तो अगर हम वहीं पर रुक गए तो हमारी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ना होगी ज़्यादा, वो फिर रिवर्सिबल कंडीशन में आ जाएगा। अगर अपने लगातार करते गए तो इरिवर्सिबल में हो जाएगा। तो एक्सरसाइज वाले एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जितना एक्सरसाइज करेंगे तो लैक्टिक एसिड, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज टूटेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड बनेगा तो पेन होगी, और लैक्टिक एसिड जब टूटेगा तो हमारा एसिडोज बनेगा, एसिडोज बनेगा तो हमारा डीएनए क्लैंपिंग होगी। तो ये सब बहुत सारे पेन होने लगते हैं सब। अब हमारा आता है सोडियम पोटेशियम पंप। सबसे पहली बात, सोडियम पोटेशियम पंप के बाद हम आते हैं कैल्शियम पंपिंग, कैल्शियम पंपिंग। ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, सेल मेम्ब्रेन है, यह हमारा न्यूक्लियस हुआ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कैल्शियम है। सबसे पहली बात हम आपको ये बता रहे हैं कि सेल में कैल्शियम को कभी फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप फ्री छोड़ देंगे तो ये हमारे सेल को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। या तो इसको घर के अंदर रखो, या तो ये घर को बाहर रख दो। ये कैल्शियम उस बिगड़ोले लड़के जैसा है कि आप अगर इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये आवारा हो जाएगा। या तो इसको अपने किसी गार्जियन के साथ रखिए, या तो इसको घर से निकाल दीजिए, यही है। अगर आप फ्री छोड़ देंगे तो वो पूरा खतरनाक साबित हो जाते हैं, फ्री लड़के आवारा हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप कैल्शियम को फ्री छोड़ देंगे तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, वो डैमेज कर देगा, सेल को हमारे डैमेज कर देगा। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हमारा एटीपी डिक्रीज हुआ, अब कैल्शियम पंपिंग में हम ये बता रहे हैं, मैंने ये बताया कि अगर कैल्शियम को सेल के अंदर रखिए, सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या सेल को बाहर रख दीजिए। सेल कैल्शियम को कभी फ्री नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर फ्री छोड़ेगा तो डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करेगा ये समझ रहे हैं। देखिए एटीपी अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेल वर्क भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब सेल वर्क हमारा डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारे जितने कैल्शियम है वो एक जगह हमारे क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। जब हमारा कैल्शियम एक जगह मान लीजिए इकट्ठा हो गए, कैल्शियम एक जगह इकट्ठा हो गए तो क्या होगा, कैल्शियम एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, कैल्शियम एक्यूमुलेटेड होगा। जब कैल्शियम एक्यूमुलेटेड होगा, इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारे डैमेज करने लगेंगे सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी वो सब डैमेज करने लगेंगे। अब वो डैमेज कैसे करेंगे, सबसे पहले वो कई सारे, जब हमारे कैल्शियम एक्यूमुलेट होने लगेगा तो कई सारे इंजाइम को भी एक्टिवेटेड करने लगेंगे। बहुत सारे जो इंजाइम हैं उसको भी एक्टिवेट करने लगेगा। अब वो इंजाइम हमारे सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने लगेंगे। ये आप पॉइंट नोट करिए। तो मैंने बताया कि कैल्शियम हमारे डिक्रीज होने लगेगा तो एक इंजाइम जब हमारे मैंने नोट डाउन करने के लिए पॉज किया था, तो आप ये नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, तो एक्टिवेट करने लगेंगे। जैसे हमारा फास्फोलाइपेज है, तो फास्फोलाइपेज हमारा जो फास्फोलाइपेज है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को, जो हमारा सेल के जो मेम्ब्रेन है, सपोज दैट जैसे हमारा ये हमारा ये है, आपको दिखाई ना दे रहा होगा, थोड़ा इधर बनाते हैं, दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फास्फोलाइपेज जो एक्टिवेट होगा तो हमारा वो सेल मेम्ब्रेन को हमारा क्या करेगा, डाइजेस्ट करने लगेगा। जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है, अगर हमारा एंडोन्यूक्लियस हमारा क्या किस चीज को डाइजेस्ट करेगा, डीएनए को डाइजेशन करेगा, ठीक। प्रोटीनेज है एंजाइम है, तो प्रोटीनेज एंजाइम हमारा किस चीज को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब है लाइसोसोम।
लाइसोसोम। लाइसोसोम से पहले मैं आपको एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे मेरा ये कैल्शियम है, ठीक। जो लाइसोसोम है आपको पता होगा देखिए जो लाइसोसोम है मैं बताया ये जो सेल है, सेल के पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लाइसोसोम है। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग, सुसाइड बैग बोलते हैं। वो सुसाइड बैग मीन्स क्या होता है? खुद सेल को डेड कर देता है, ये हमारा सुसाइड बैग होता है। लाइसोसोम हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम लगा रहेगा, और लाइसोसोम पे ही हमारा क्या करता है, जो हमारा कैल्शियम होता है किस पे रहता है? लाइसोसोम पे ही लगा रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हमारा कैल्शियम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही लगा रहता है, या तो बाहर जाएगा या तो अंदर जाएगा। अगर सेल के अंदर रहेगा कैल्शियम तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहेगा। जैसे ही हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैल्शियम कम हुआ तो क्या करेगा? तो ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम ये वाला, ये सब बाहर आने लगेंगे, जो इस पे सटे हुए हैं वो बाहर आने लगेंगे, सुसाइड बैग के रूप में बाहर आने लगेंगे। अब ये जो बैग है, बैग में थाला, ये फट जाएगा, और जैसे ही लाइसोसोम फटेगा, डैमेज होगा, वो हमारे सेल की जितने स्ट्रक्चर हैं उस सबको क्या करने लगेगा? डैमेज करने लगेगा, ठीक है। तो सेल की जो बात की स्ट्रक्चर को भी हमारा लाइसोसोम डैमेज कर रहा है। बैग रैप्चर हो गया, किस वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे न मिलेगा। जब हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कैल्शियम न मिलेगा तो लाइसोसोम क्या होगा? वहाँ से बाहर आएगा। जैसे ही लाइसोसोम हमारा बाहर आएंगे सेल के तो क्या होगा? फ्री हो जाएंगे। तो हमारा जैसे ही फ्री होंगे तो हमारे सेल को क्या कर देंगे? डैमेज करने लगते हैं। ये जितने प्रोसेस हैं हमारा ये सोडियम कैल्शियम पंपिंग का हो गया। अब जो हम एक स्ट्रक्चर ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ पे ही मैं आपको रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल मैं बताने वाला हूँ। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये सब मैं ग्राफ से मैं रिप्रेजेंट करने वाला। हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया की मीन्स क्या है? ऑक्सीजन मेरा डिक्रीज कर रहा है। जब मेरा ऑक्सीजन जब न मिलेगा सेल को तो क्या होगा? रेस्पिरेशन कम अमाउंट में होगा। जब हमारा सेल में रेस्पिरेशन कम अमाउंट में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारा सेल लेता है सबसे ज़्यादा तो रेस्पिरेशन भी हो जाएगा। जब हमारा ऑक्सीजन कम होगा तो रेस्पिरेशन भी हमारा डिक्रीज करेगा, और जैसे ही रेस्पिरेशन डिक्रीज करेगा तो हमारा एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कम होगा तो एटीपी डिक्रीज होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखने वाले जितना मैं पढ़ाया वो ग्राफ के द्वारा है। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी हो चाहे इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो, इसी के द्वारा होगा। बस 2-4 स्टेप आपको समझने होंगे। और जैसे ही मेरा एटीपी डिक्रीज होगा तो हमारे सेल में 2 पंपिंग होंगे। 2 पंपिंग बताते, पहले सोडियम पोटेशियम पंपिंग और दूसरा कैल्शियम पंपिंग। सोडियम पोटेशियम जो पंपिंग होगा तो क्या होगा? तो सोडियम का जो सोडियम जो है अंदर इकट्ठा होगा, पोटेशियम जो है बाहर इकट्ठा होने लगेगा सेल के बाहर। अगर हमारा सोडियम सेल के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो क्या होगा? वाटर आने लगेगा, वाटर पानी छोड़ने लगेगा। और जैसे ही हमारा जैसे नमक देखे हैं ना, नमक घर में छोड़ देंगे तो पानी होने लगता है। तो जैसे ही अगर हम लाते हैं नीचे, जब हमारा पानी होने लगेगा तो सेल में हमारा क्या होने लगेगा? स्वेलिंग होने लगेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे नमक रख दिए, ठीक है। अगर नमक रख दिए, अब नमक में क्या कर दिए? नमक ऐसे रखे हैं, इस आकार का है। अगर जैसे ही हमारा नमक पिघलने लगेगा तो सेल भी हमारा ऐसे होने लगेगा ना। मान लीजिए रबड़ का गुब्बारा है, पहले एकदम ठोस रखे हैं तो इस आकार का है, और जैसे ही होगा वो सेल ऐसे फैलने लगेगा। तो सेल में हमारा क्या आने लगेगी? स्वेलिंग आने लगेगी। वाटर इंक्लूडेड सेल के बाद स्वेलिंग आएगी, और जैसे ही हमारा सेल स्वेलिंग होगी तो हमारा लैक्टिक एसिड का हमारा फॉर्मेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और जब हमारा लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन करेगा तो हमारा डीएनए क्लम्पिंग होने लगेगा, ठीक है। मैंने बताया डीएनए क्लम्पिंग होने लगेगा। अब इधर का आते हैं कैल्शियम पंपिंग में। हमारा कैल्शियम पंप हो रहा है। अगर सोडियम और पोटेशियम जैसे ही हमारा ये एटीपी हमारा कम होने लगेगा तो ये हमारे पंपिंग रुक जाने लगेंगे। हमारे पंपिंग रुक जाएंगे तो ये सारे फंक्शन हो गए। तो कैल्शियम पंपिंग जो है, तो अगर हमारा कैल्शियम डिक्रीज होने लगेगा तो क्या करेगा?
कैल्शियम एक्यूमुलेट होगा, कैल्शियम इकट्ठा होने लगेंगे। जैसे ही हमारे कैल्शियम इकट्ठा हो गए तो एंजाइम हमारे क्या होंगे, एक्टिवेटेड होंगे। एंजाइम एक्टिवेटेड होंगे तो इससे पहले मैं आपको बताया था। हाँ, एंजाइम एक्टिवेटेड के बाद जो हमारा आएगा टर्म लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो हमारा सुसाइड बैग है, पूरे हमारे सेल के स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। ये मेरा ये चीज कंप्लीटली हो गया। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कैसे मेरी सेल इंजरी का मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिज्म मैं बता दिया। इसी के आधार पर रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी दोनों है। अब हम डायरेक्ट आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। मैंने जो ग्राफ आपको बताया था मैकेनिज्म सेल इंजरी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे कंसेप्ट उसी पर जनरेट है, एक दो पॉइंट अधिक जो होगा तो होगा। तो अब आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी उसको कहते हैं, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक लाइन ड्रा कर दिए, ठीक, लाइन ड्रा कर दिए। अगर हमारा यहाँ तक हमारा सेल डैमेज हो गया, इस पॉइंट तक, ठीक, अगर हम उसको ठीक करने की कोशिश कर दिए, यहीं पे हमारा सेल ठीक हो गया, इससे आगे नहीं गया, तो फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा। अगर इसके बाद का जो पार करेगा तो ये रिवर्सिबल हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, आप दौड़ रहे हैं, ठीक, दौड़ रहे हैं, तो आपके हार्ट में हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, आपके हार्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होगी, तो पेन बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। जब पेन ज़्यादा होंगे तो आपकी सेल क्या हो रही है, इंजरी हो रही है, इंजरी हो रही है, सेल इंजरी हो रही है। अगर आप वहीं पर रुक गए तो आपका दर्द क्या होगा, हल्का कम होने लगेगा, तो आपको रिवर्सिबल में होगा। अगर लगातार दौड़ने लगे, अगर ना होगी तो आपका सेल वो डेथ होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके मसल्स क्या होने लगेंगे, पेन होने लगेंगे। जैसे ही आप रुक गए तो आपको क्या होगा, वो मसल्स पेन थोड़ा कम होने लगेंगे, ठीक है। लगातार आप काम कर रहे हैं, कोई काम ही के लिए लगातार आप चल रहे हैं, तो पैर दर्द करने लगा, तो पैर दर्द करने लगा, फिर आप जीत के मारने खूब चलने लगे, तो ऐसा समय आएगा आप गिर जाएंगे, चल ना पाएंगे। अगर वहीं पर आप रेस्ट कर लिए तो आपको क्या होगा, सेल फिर रिकवर कर लेगा। तो सेल थ्री स्टेज में होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में एडॉप्टेड, सेल अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। मॉडरेट में सेल को जो हमारा डैमेज हो रहा है फिर से वो कवर कर लेता है, तो सेल रिवर्सिबल होता है, ठीक है। सीवियर में हमारा कंप्लीटली रूप से हमारा सेल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अब इस सेल रिवर्सिबल सेल इंजरी में पहला हम लोग क्या आएगा, सेलुलर स्वेलिंग। सेलुलर स्वेलिंग मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, सेलुलर स्वेलिंग होगा क्या। सेलुलर स्वेलिंग में अगर हमारा ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो क्या होगा, सोडियम अंदर इकट्ठा होगा। जब सोडियम अंदर इकट्ठा होगा तो क्या होने लगेगा, सेल में हमारे स्वेलिंग होने लगेगी। सेल में हमारे, ये हमारा सेल है, सेल में हमारे स्वेलिंग होने लगेंगे। जब हमारा सेल में स्वेलिंग होगा, पानी भर जाएगा, जब हमारा सोडियम ज़्यादा इकट्ठा होगा तो सेल का स्ट्रक्चर हमारा ऐसे हो जाएगा, और एक स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिप बोलते हैं, BLEP। ऐसे हमारा सेल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार का भी सेल का हमारा स्ट्रक्चर होने लगेंगे, ठीक है। और एक बात, आज जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने लगेगा उसमें भी स्वेलिंग होगा, और राइबोसोम क्या होगा, वो डिसअटैच हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो राइबोसोम, जब हमारे सेल में पानी भरने लगेंगे तो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये हमारा मान लीजिए हमारा सेल है, तो इस पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या रहेगा, राइबोसोम रहेगा। और राइबोसोम जो है हमारा क्या, जैसे ही हमारा कैल्शियम ज़्यादा होने लगेगी वो डिसअटैच हो जाएंगी, डिसअटैच हो जाएंगी तो क्या करेंगी, हमारे सेल को डैमेज करने लगेगी, तो इसको ब्लिप लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये हमारा हुआ पहला
सेल स्वेलिंग का। अब हम दूसरा मैकेनिज्म बता रहे हैं। तो मैंने बताया, पहला मैकेनिज्म बताया कि कैसे हमारा सेल स्वेलिंग। अब हम आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा स्वेलिंग आएगा। जैसे अब सेल जब हमारे डैमेज हो रहे हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है हमारा, ये सेल है, फिगर कितना अच्छा ना बना है फिर भी ये हमारा ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होते हैं, राइबोसोम वगैरह सब लगे रहते हैं। ठीक, राइबोसोम हमारे लगे रहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम हमारा डिसअटैच हो जाएगा तो क्या काम होगा, राइबोसोम का हमारा फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन का फॉर्मेशन ना होगा। तो क्या मैकेनिज्म है, प्रोटीन का हमारा फॉर्मेशन ना होगा। जब हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन ना होगा तो हमारा प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन डिक्रीज करेगा। प्रोटीन क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा। ये हमारा हुआ ये सोडियम, ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंपिंग के द्वारा हमारा चेंजेस जो आ रहा है। अब हम आते हैं एक माइलिन फिगर। अब कैसे माइलिन फिगर बनता है वो देखते हैं। रुको, अब ये हमारा ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। अब माइलिन फिगर की बात करते हैं। ये अब जो चौथा जो चेंजेस होगा सेल में वो माइलिन फिगर होगा। नोट पहली बात, माइलिन फिगर रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी दोनों में पाया जाएगा। यह है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में थोड़ा कम पाया जाएगा और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में दोनों में पाया जाएगा। माइलिन फिगर क्या करता है, माइलिन फिगर हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको डैमेज करता है। माइलिन फिगर हमारा सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा और सेल मेम्ब्रेन तो हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल दोनों में हमारा क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ये फास्फोलाइपेज की वजह से हमारा ये डिक्रीज करेगा। फास्फोलाइपेज क्यों होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था। जब मेरा कैल्शियम कम होगा तो फास्फोलाइपेज होगा। अब फास्फोलाइपेज हमारा क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात और है, जैसे ही हमारे मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा तो एक लिपिड निकलेगी, ये डाइजेस्ट करा कैल्शियम तो हमारे बहुत सारे एंजाइम में लिपिड लिख लेंगे। फास्फोलाइपेज, लाइपेज है ना, तो लाइपेज में फास्फोलिपिड भी है, लाइपेज में लिपिड भी है इसमें। तो जो लिपिड निकलेगी, जब हमारा डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेशन के बाद जो लिपिड निकलेंगी वो क्या करेंगे, माइलिन फिगर लाएंगे। ऐसे ऐसे करके ये ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेज आने लगेंगे। ये देख लीजिए, अपोजिट ऐसे करके हमारे चेंजेस आने लगेंगे सेल के अंदर। ठीक है, अब सेल इंजरी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या होता है, माइलिन रोक दीजिए। माइलिन फिगर में क्या होता है, माइलिन फिगर में हमारा फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या होगा, आएगा, एक्टिवेट करेगा तो हमारा सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट करेगा तो क्यों करेगा, कैल्शियम हमारा ज़्यादा कम अमाउंट पे पाएगा तो फास्फोलाइपेज एक्टिवेट करेगा तो लिपिड निकलेगा। तो वहाँ से दो ठो ऐसे करके स्ट्रक्चर माइलिन फिगर दिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हमारा क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा स्मॉल एम्पॉर्फस जैसे ही हमारा वो डाइजेस्ट करेगा तो चेंजेस आने लगेंगे। कैसे, जो छोटे छोटे जो एमार्फस आने लगे। एमार्फस मीन्स क्या होता है, चेहरा, स्ट्रक्चर। ठीक है, एमार्फस मीन्स होता है चेहरा, स्ट्रक्चर, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में चेंजेस आने लगेंगे। कैसे आने लगेंगे, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब ये जो ऐसे हमारे एमार्फस आने लगेंगे, ऐसे एमार्फस
डेंसिटी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करने लगेंगी, दिखने लगेंगे। ये मार्फस क्या करते हैं, हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, डैमेज करेंगे ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से। यहाँ हमारा लैक्टिक एसिड कम होगा तो एसिडोज का फॉर्मेशन होगा। एसिडोज का फॉर्मेशन होगा तो हमारा डीएनए क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट डीएनए क्लैंपिंग, जो हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी है। अब इसमें डीएनए क्लैंपिंग होगा। डीएनए क्लैंपिंग क्यों होगा, मैंने आपको पहले बताया था, जब हमारे सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हमारा लैक्टिक एसिड बनेगा। जब हमारा लैक्टिक एसिड कम होगा तो हमारा एसिडोज का फॉर्मेशन होगा। जब हमारा एसिडोज का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, डीएनए को डैमेज करेगा। जैसे हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है तो क्या कर देगा, ऐसे सुखड़ा देगा। और जैसे ही हमारा डीएनए को डैमेज करता है, डीएनए क्लैंपिंग होता है, तो उसी समय हमारा पीएच भी क्या करेगा, सेल का पीएच भी डिक्रीज कर देगा। तो क्या क्या पहले चेंजेज आए, सेल में स्वेलिंग आई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या रिवर्सिबल इंजरी के स्टेप पढ़े, सेल में स्वेलिंग, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े, ठीक है। सोडियम पोटेशियम का वाटर एक्यूमुलेट पढ़े, कैल्शियम का हम पढ़े, कैल्शियम फास्फोलाइपेज कैसे हो रहा है, डीएनए क्लैंपिंग कैसे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे मार्फस बन रहे हैं। इतने सारे चेंजेज हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी में होते हैं। माइलिन फिगर कैसे बन रहे हैं ये। अब जो हमारा है, अब मात्र 5 से 7 मिनट का होगा हमारा एक रिवर्सिबल सेल इंजरी और सेल डेथ, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें पूरा मैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी और आगे की मैं बताऊंगा कैसे सेल डेथ होगा, क्योंकि और क्या नेक्रोलाइसिस और एपोप्टोसिस कैसे होंगे, कौन सा मर्डर सेल होता है, कौन सा सुसाइड सेल, कैसे मर्डर सेल होगा, कैसे सुसाइड होगा, ये सारी बातें मैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।